नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 6 अप्रैल को अपने डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, कल यानी 5 अप्रैल और आज 6 अप्रैल को पेपर हुआ है पीएसआई का। ठीक है, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है और दोनों ही पेपर में करंट अफेयर्स के लगभग 25 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही पेपर में 15+15 क्वेश्चन अपने इस डिस्कशन से आए हैं, जो कि हमने मात्र शुरू किया था 6 जनवरी को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है और ये अपने लिए सेटिस्फेक्शन है कि अपन ने मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है। हमारी डायरेक्शन जो है वो एकदम सही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए, अपना छोटा सा परिवार है, ठीक है, 30 से लेके 100 लोग तक अपने वीडियोस को देखते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो को देखें, प्लीज़ पूरा देखें। आपके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रियल में बनने जा रहा है करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, विकास गुप्ता सर का एक वीडियो में देख रहा था, 21 में से 16 क्वेश्चन वो क्लेम कर रहे हैं। नो डाउट विकास सर का बहुत अच्छा कमांड है करंट अफेयर्स पे, बट वो रेफर कर रहे थे अपनी मैगजीन को। दोस्तों, मैगजीन की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। हर महीने की लगभग 100 से 120 पेजेस की मैगजीन वो लोग देते हैं, यानी कि कंप्लीट बहुत एक्सटेंसिव कवरेज उसमें होता है। और उसमें से अगर एक छोटा सा पोर्शन आ रहा है इसमें, तो आपके लिए पहली चीज कि वो क्वेश्चन तो 16 है, लेकिन आपके लिए वो 16 सही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ा है। उस कंटेंट को दोबारा रिवाइज करना, रिटेन करना और उसको एग्जाम में प्रोड्यूस करना, वो चैलेंजिंग है। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसको भी अगर आप सीनियर स्टूडेंट है, अगर आप में मेच्योरिटी ज़्यादा है, आपका नॉलेज बेस अच्छा है, तो आप 1.5 या 2 की स्पीड में भी सुन सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हम अगले 1 या 2 दिन में पूरी डिटेल के साथ में कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और हमने किस तरह डिस्कस किया था विद ऑडियो फॉर्मेट, तब आपको समझ आएगा कि हमारी डायरेक्शन कितनी राइट है। तो ठीक है, आप लगे रहिए। देखिए, इतने दिन मैं खुद भी संदेह में था, मुझे कॉन्फिडेंस था। अच्छी रिसर्च के साथ में अच्छी मेहनत, हमने सारे सोर्स, चाहे वो सूजस हो, चाहे दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर हो, राजस्थान पत्रिका हो, ठीक है, जितने भी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर, हमने हर चीज़ कवर करी है। और कमाल की बात यह है कि ना केवल हमने वनडे एग्जाम यानी प्रीलिम्स एग्जाम या छोटे एग्जाम्स को फोकस रखते हुए, हमने इसमें इसी 20-25 मिनट में मेंस जो आरएएस का है उसके हिसाब से भी डिस्कस किया है। यानी कि हमारी 5 से 7 मिनट की वीडियो जो कि पिछले 3 महीने में चली है, उसमें ही इतने सारे क्वेश्चन आ गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए, ठीक है, हम पढ़ते रहेंगे, बस आप अपना फेथ बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको कंप्लीट फायदा मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। देखिए, आप 2 की स्पीड में देख लीजिए, 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, बट कंप्लीट करने की आदत डालें। हम देखिए, हम 20 लोग हैं, 30 लोग, और मैक्सिमम हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं। आप इसको पूरा देखें, आपको आने वाले हर एग्जाम में इसका फायदा मिलने वाला है। इतने दिन मैं आपको बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि हमारी डिस्कशन शुरू करने के बाद में ये आरपीएससी का पहला ही एग्जाम था। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, पूरे फेथ के साथ देखें, नोट्स बनाएं। आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा और आप लोगों से आगे रहेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी जो आज की जो न्यूज है वो अटल भूजल योजना को लेके है। देखिए, ये केंद्र सरकार की एक योजना थी। स्पेशली इसमें यह था कि जो गिरता हुआ जल स्तर है उसको रिचार्ज कैसे करें, उसको ऊपर कैसे बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आज से 10 साल पहले 150 फीट पे अच्छा पानी बोरिंग में आ जाता था, बट अब आता है 450 से लेके 500 फीट, यानी कि भूजल का जो स्तर है वो नीचे गिर गया है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार योजना लेके आई, अटल भूजल योजना। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों के साथ में राजस्थान में भी लागू हुई। और राजस्थान का अभी एक जो इसका सर्वे हुआ है, किसने किया, भारतीय गुणवत्ता परिषद, यानी कि सर्वे भी एक ऑथेंटिक संस्था द्वारा किया गया है, यानी किसी एनजीओ ने या किसी ने ऐसे रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी है। भारत गुणवत्ता परिषद जो है, क्यूसीआई, इसके द्वारा जो है सर्वे किया गया और इस सर्वे में सकारात्मक परिणाम आए। देखिए, यहाँ एक और बात बताता हूँ। हमारे इन 30 क्वेश्चन करंट के अलावा 5 से 7 क्वेश्चन इस तरह के आए हैं जो हमारे डिस्कशन के बाद में मैंने या तो कोई टॉपिक सजेस्ट किया या टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसमें से भी क्वेश्चन आए। यहाँ भी हमने अटल भूजल योजना के बारे में हमें पढ़ना है, और ये जो क्यूसीआई है इसके बारे में भी आपको क्यूरियोसिटी से पढ़ना है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये संस्था जो है न्यूज में रही है, यानी कि भारत गुणवत्ता परिषद, इसका गठन कैसे किया गया, इसके कार्य क्या है, ठीक है, कौन लोग होते हैं इस बॉडी में और इसकी कार्य प्रणाली क्या, तो इससे सवाल बन सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे और डिटेल में मैं छोटे क्लिप्स में या बड़ा एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारी चीजें बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन किस तरह डिस्कशन से आए हैं। चलिए, टॉपिक पे आते हैं। तो 1132 जो है टोटल पंचायतें थी राजस्थान की जहां पे लागू हुआ था।
उसमें से 771 में रिकॉर्ड सुधार दर्ज किया गया, यानी कि 1132 में ये योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो गिरता हुआ जल स्तर है उसको ऊपर कैसे उठाया जाए। उसमें से 771 जो पंचायतें वहां पे भूजल स्तर में सुधार दर्ज हुआ है। राजस्थान के 17 जिलों में ये योजना लागू की गई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें 18,000 से ज्यादा जो प्रशिक्षित जो युवा थे, जो महिलाएं थी, उनको प्रशिक्षण दिया गया था कि कैसे हम इस जल स्तर को गिरते जल स्तर को रोक सकते हैं। देखिए 2023 से 2025 तक के आंकड़े दिए गए हैं। 2023 में केवल 189 पंचायतों में सुधार हुआ था। 2024 में केवल 100 और पंचायतें जुड़ गई, यानी कि टोटल हो गई 289। और 2025 में 771 पंचायतों की ये पहुंच गया। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है, पिछले साल जो बारिश की मात्रा थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन सरकार के जो प्रयास है वो भी अच्छे हैं, साधुवाद के पात्र है। एक चीज और आप इसमें याद रख लेंगे, 17 जो जिले हैं उनके नाम याद रख लेंगे। देखिए पहला अजमेर, अलवर, दो हो गए ए से, करौली, कोटा, दो हो गए के से, चित्तौड़ ये हो गया सी से, राजसमंद ये हो गया आर से, जयपुर जैसलमेर हो गए, और झालावाड़ झुंझुनू ये हो गए जे से, धौलापुर धौलपुर 12, और दौसा, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सीकर और हनुमानगढ़। इस तरह आप इनको कोई ना कोई निमोनिक्स बना के, कोई ना कोई ट्रिक्स लगा के आप इनको याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अचीवमेंट है, एक पॉजिटिव साइड है। देखिए कोई भी सरकार की योजना लागू होती है और उसके अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और एज ए ब्यूरोक्रेट्स आपको अच्छी प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी के हिसाब से आपको चीजें पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है एग्जाम में। मुख्य जो है उद्देश्य और कार्य क्या था, देखिए चेक डैम, तालाब का निर्माण, जल पुनर्भरण के जो ढांचे थे उनको विकास करके जल स्तर बढ़ाना। देखिए जब हम जल को रोकेंगे तो निश्चित बात है कि जो आसपास का जो एरिया होगा वहां पे वाटर जो है रिचार्ज होगा, यानी कि जल स्तर ऊपर आएगा, राइट। फसल विविधीकरण, ये एक दूसरा प्रयास था कि फसल जो है अलग अलग फसलें उगाई जाए और कम जल इस्तेमाल करने वाली फसलें उगाई जाए ताकि जल की बचत हो सके। 18,000 से ज्यादा हमने बात करी, लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें अधिकांश महिलाएं थी, उनको सिखाया गया कि कैसे आप अपनी पंचायतों में इसको लागू कर सकते हैं और जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें पंचायत प्रबंधन जो हमने पढ़ लिया। आगे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज है, देखिए जनगणना 2027 आपको पता है शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से इसका पहला चरण और नेक्स्ट ईयर फेब से 2027 से इसका सेकंड चरण होगा। गृह मंत्रालय ने, आपको पता है जनगणना जो विभाग है वो किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, ये नाम आप याद रखेंगे, सुदर्शन पटनायक। इनको जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर क्यों नियुक्त करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है कि प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए किसी बड़ी हस्ती को, किसी बड़े सामाजिक और प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ताकि लोग उसको जानते हैं, बड़ा उसका फैन बेस होता है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो जनगणना के बारे में लोगों को अवेयरनेस आएगी। तो सुदर्शन पटनायक जी का आप नाम याद रखेंगे, जिनको 2027 जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी कि देश की पहली डिजिटल जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाना उद्देश्य है। 2014 में पटनायक जी को पद्म श्री जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया, यानी कि एक प्रोमिनेंट ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। आगे देखिए एनसीईआरटी जो है हमारी बुक्स वगैरह पब्लिश करती है, सिलेबस वगैरह डिजाइन करती है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, देखिए नॉर्मल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा होता है उससे वो कोर्सेज वगैरह नहीं चला सकते, अपने खुद के पाठ्यक्रम और ये सारी चीजें नहीं कर सकते, बट अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है तो एनसीईआरटी स्वयं के यूजी, अंडर ग्रेजुएशन के, पीएचडी कोर्स, टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं और इसकी शैक्षणिक स्वायत्तता जो है बढ़ेगी, यानी कि इनकी जो ऑटोनॉमी है शिक्षा के क्षेत्र में वो इससे बढ़ जाएगी, राइट। चलिए आगे, तेलंगाना सरकार ने एक भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। पूछा जा सकता है कि भू भारती पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में भूमि सुधार को लेकर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो भू भारती पोर्टल। क्या करेगी, देखिए भूमि का रिकॉर्ड रखा जाएगा, पारदर्शिता आएगी इससे, और जो है भूमि सूचना प्रणाली एकीकृत होगी, और इससे क्या 45 दिनों में राज्य सरकार इसको लागू करेगी, इससे विवादों में कमी आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिए ये आबादी भूमि है, ये कृषि भूमि है, ये गोचर भूमि है, इस तरह अगर एकदम बाइफर्केशन और कंप्लीट डिजिटल रिकॉर्ड मिलता तो फिर विवादों की संभावना कम हो जाती है। आगे सरकार स्पेस वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने जा रही है। देखिए हमारा जो इसरो है हमारी स्पेस गतिविधियों को देखता है, लेकिन आपको पता है लिमिटेड है, सरकार का पैसा खर्च करने की क्षमता भी सीमित है और इसरो की काम करने की क्षमता भी एक तरह से सीमित है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। तो निजी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको इन्वाइट किया है इस फंड के माध्यम से कि आप इसरो के साथ आके काम करिए, ठीक है। और किन कंपनियों पे जिनका टेक्नोलॉजी रेडीनेस जो लेवल है 4 से ऊपर है, यानी 5 में से 4 से ऊपर, यानी कि जो अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको बोला है कि आप आइए और इंडिया को
स्पेस के सेक्टर में महाशक्ति बनाइए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ नियुक्तियां हुई है, देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक नियुक्ति हुई है, चंचल कुमार जो आईएएस है, इनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का सचिव नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐड कर लिया। आगे संजीव जाजू जो थे पहले इसके सेक्रेटरी थे, इनको डोनियर जो मंत्रालय यानी कि उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। देखिए डोनियर पूछा जा सकता है कि ये क्या है। देखिए एक तो होता है स्पेशली हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, इनके लिए एक अलग से मंत्रालय है। यानी कि जब से 2014 से भारत सरकार में बीजेपी की सरकार रही है, इनका एक विशेष फोकस रहा है उत्तरी पूर्वी राज्यों पे, और उन राज्यों के लिए एक मंत्रालय का अलग से गठन किया गया। यानी कि वो मंत्रालय सिर्फ उसी एरिया के 7 राज्यों के कार्य देखेगा। तो उसका जो सचिव है वो संजय जाजू जी को नियुक्त किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा देखिए बहुत ज्यादा भारत सरकार ने प्रयास किए हैं और भारत अब तीसरे स्थान पे पहुंच गया, और इसमें राजस्थान भी एक सबसे बड़ा पार्टनर है, सबसे बड़ा प्लेयर है। और तीसरा बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का बाजार भारत बन गया। पहले पे है चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे इंडिया। यानी कि भारत ने एक साल में 45 गीगावाट की क्षमता ऐड करी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये रैंकिंग आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए एक वर्ड है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, समुद्री स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब होता है कि देखिए देश या ये ज्योग्राफिकल आपकी भूभाग हो गया, मान लीजिए ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, इधर ऊपर एशिया है, ये जो वाटर लैंड है, यहाँ जो ये रास्ते हैं इनको फ्रीली यूज कोई भी कर सकता है। कोई भी देश अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना व्यापार, अपने कार्गो जहाज यहाँ पे चलाने की स्वतंत्रता है। लेकिन आपको पता है कि अभी लाल सागर और होर्मुज में, यानी कि ये हो गया आपका रेड सी, ठीक है, बाल अल मंडप जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और ये होर्मुज, यह दोनों ही जगह जो ईरान वार चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो समुद्री स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है, इसीलिए ये वर्ड न्यूज में है। देखिए समुद्र में जहाजों के आने जाने की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इसके तहत देश आवश्यक अनावश्यक रोक टोक के बिना समुद्री मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको पता है इस वार की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और हेम्पर हो रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, जहाज रोके जा रहे हैं। इसी वजह से भारत ने 16 देशों के साथ मिलकर एक समुद्री सुरक्षा पे एक महत्वपूर्ण एक पहल शुरू करी है, और ये भारत की समुद्री कूटनीति को दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। आगे वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज जो है बैंकॉक में चल रही है, और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए शीतल देवी, इनके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। इनको एयर जो पैरा तीरंदाजी है उसका वार्षिक जो प्लेयर है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर जिसको बोला जाता है। इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 गोल्ड जीते हैं महिला डबल्स में। शीतल देवी और पायल नाग ने मिलकर कजाकिस्तान को हराया, और इधर शीतल देवी और तोमन कुमार जो है इन्होंने इंडोनेशिया को हराया, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अलग इधर पुरुष डबल्स में तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने ताइवान को हरा दिया। इधर रिवर्स रिकवर पुरुष डबल्स में हरविंदर सिंह और विजय ने ताइवान को 6-2 से हरा दिया। ठीक है, इधर महिला रिकवर में भावना और राजश्री राठौड़ ने जापान को हरा दिया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राजश्री राठौड़, बिकॉज ये हमारे राजस्थान की है। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड हासिल किया। आगे हम देख लेते हैं। देखिए हुआ कहाँ, बैंकॉक थाईलैंड में 2026 की पहली वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज थी। शीतल देवी और तोमन कुमार दोनों ने 2-2 गोल्ड जीते, यानी दोनों ने 2 कैटेगरी में गोल्ड जीते। कंपाउंड इवेंट में 3 गोल्ड मेडल और रिकवर पुरुष में भी ऐतिहासिक खिताब हासिल किया। राजस्थान के खिलाड़ी राजश्री राठौड़ महिला रिकवर्स डबल्स में कांस्य पदक जीता है, राजस्थान का गौरव। याद रखेंगे, इस बात को पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोनों इंपॉर्टेंट है, राजश्री राठौड़ भी और शीतल देवी भी। राइट, चलिए आगे। आगे देखिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को लेके एक न्यूज है। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। 1920 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जब फर्स्ट विश्व युद्ध से दुनिया को नुकसान हुआ तो एक संस्था बनी, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, ठीक है। इस संस्था ने अपना काम किया, लेकिन इस संस्था ने बहुत अच्छे से ना तो स्ट्रक्चर थी, ना इनके इंटेंट अच्छे थे। इन्होंने जो है जर्मनी के साथ में एक बहुत ही बेकार सी संधि करी, जिसको वर्साई की संधि बोला जाता है। और इस संधि के जो प्रावधान थे वो काफी ज्यादा हार्श थे, यानी जर्मनी के काफी खिलाफ थे। उनपे बहुत सारा युद्ध का जो भार है वो डाल दिया गया और उनको बेइज्जत किया गया बेसिकली। इसकी वजह से दोबारा 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। जापान के 2 सिटीज पे, यानी आप जानते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी पे परमाणु हमला करता है अमेरिका, और उसके साथ ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। यहाँ पे लोगों को ये रिक्वायरमेंट, जो भी वैश्विक लीडर थे उनको लगा कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो कि इस तरह की अगर कोई वैश्विक प्रॉब्लम आती है, 2 देशों के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो बात परमाणु युद्ध तक ना पहुंचे और वो झगड़ा भी ज्यादा आगे ना बढ़े। तब एक संस्था का जन्म होता है जिसकी प्राइमरी संस्था थी लीग ऑफ नेशन।
इसी को विस्तारित करके मजबूती से यूएनओ बनाया गया 1945 में, और भारत इसका संस्थापक सदस्य था, यानी कि भारत भी इसका सदस्य था। अब क्या हो रहा है, बीच में 1945 से लेके और लगभग 2020 तक बहुत सारे जो देशों में युद्ध हुए वहां पे इनकी प्रभावी भूमिका रही, यानी युद्ध रुकवाने में, समझाने में, बातचीत के टेबल पे लाने में सारी अच्छी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की रही। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध और उसके बाद अभी है, इस दोनों युद्ध में यूएन पूरी तरह अप्रभावी होता जा रहा है। इसी के ऊपर आर्टिकल है, और ये आपके मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या कमियां है, कैसे सुधार किया जा सकता है, एक सीधा सवाल बनता है, यूएन आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, राइट। चलिए, पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है, हमने बात करी, ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही है, ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं यूएन जैसी, इनकी जो भूमिका उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक सहयोग के लिए, संवाद के लिए, शांति के लिए, भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, और प्रारंभिक दशकों में इसने अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी किए, चाहे वो क्यूबा संकट की बात हो या और कोई संकट, उनके समाधान किए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनके द्वारा चलाया जा रहा है, यूनिसेफ संस्था शानदार काम कर रही है, और इससे लाखों लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संरक्षण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। क्या कमियां हैं? देखिए, पॉइंट नंबर 1 जो है वीटो पावर की राजनीति, यानी आपको पता है 5 देशों के पास वीटो है। मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ, यूएसए, रशिया, ठीक है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड बोलते हैं वो, ठीक है, फ्रांस एंड चाइना। ये 5 देश है जिनको P5 कंट्रीज बोला जाता है। इनके पास वीटो पावर है, यानी कि कोई भी प्रस्ताव जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असेंबली में लाया जाता है, उस पे अगर इनमें से कोई भी एक देश अगर अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। ये होती है वीटो की पावर। तो इसकी वजह से ये जो है, और ये असंतुलन है, यानी कि ये कंट्रीज उस समय तो चलो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 कंट्रीज होंगे, बट आज के टाइम में ये इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीज नहीं। इनके अलावा भी बहुत सारे देश है, जैसे ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, ये सारे बहुत ज्यादा पावर अर्जित कर चुके हैं। आप सोच के देखिए, चौथे नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था है भारत, जो इससे बाहर है, ठीक है, पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहां से कोई देश नहीं है, पूरा का पूरा साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो इससे बाहर है। तो इसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। ये केवल ऊपर के नॉर्थ के जो कंट्रीज है, जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका ही प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसकी वजह से निर्णायक कदम उठा नहीं पा रही, क्योंकि वीटो पावर बार बार शांति प्रयासों को अवरुद्ध करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और रूस के बारे में अगर कोई प्रस्ताव लाना चाहे तो रूस उसको वीटो कर देगा, या मे भी हो सकता है अमेरिका उसको वीटो कर देगा। अभी अमेरिका खुद युद्ध में है और खुद ही P5 जो वीटो पावर कंट्री है उसका सदस्य है, तो वो कोई प्रस्ताव आने नहीं देगा, यानी कि पूरी तरह अप्रभावी हो गया। जो चेतावनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, ठीक है, और जो शांति की बात करता है यूएन, उसको कोई सीरियस नहीं लेता, और देश मिसाइलें दागते हैं और सैन्य कार्रवाई करते रहते हैं। अगली संरचना जो है वो काफी पुरानी है। देखिए, विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बन गई है, यानी कि अब कोई एक ध्रुव नहीं है। और जब ये संस्था बनी थी तब 1945 में केवल 2 ध्रुव थे, यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि आज का रशिया, जिसको यूएसएसआर बोला जाता है, सिर्फ यही थे। लेकिन अब सारी चीजें बदल गई है, उसके हिसाब से यूएन को भी बदलना चाहिए। ये सारी बात राइटर बोल रहे हैं। ये कमियां जो है आप बिल्कुल याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। आज से 4 साल बाद भी अगर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा यूएन में, आपका आंसर यही होगा बाय एंड लार्ज। एक दो कोई करंट के और एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर लेंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम आप याद कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अब भारत की क्या भूमिका हो सकती है और समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, भारत सक्रिय पहल कर सकता है, सुधार प्रक्रिया में नेतृत्व कर सकता है इंडिया। कैसे? संतुलित, समावेशी, यानी और ज्यादा देश इसमें इंक्लूड हो, न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरा सजेशन है सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। हमने बात करी थी भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, जिनको G4 कंट्रीज बोला जाता है, इनको शामिल किया जाना चाहिए। ये सही वास्तविक जो वैश्विक परिस्थिति है उनको प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिबिंब करती है, क्योंकि ये कंट्री अभी काफी पावरफुल हो गए हैं। यूएन को तेज, पारदर्शी, उत्तरदायी, संतुलित, समावेशी बनाना होगा, ताकि समयबद्ध कार्रवाई कर सके और वैश्विक शांति को सुनिश्चित कर सके। ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों। सबसे पहले अटल भूजल योजना डिस्कस करी, ठीक है, उसके बाद सुदर्शन पटनायक जी के बारे में बात करी, जो एनसीईआरटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा वो मिला है उसके बारे में बात करी, स्पेस वेंचर कैपिटल फंड के बारे में बात करी, शीतल देवी जी के बारे में बात करी, राजश्री राठौर जो हमारे राजस्थान से, इनके बारे में बात करी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करी, और यूएन की जो प्रासंगिकता घटती जा रही है उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दुखी नहीं रहना है, दुखी रहने का कोई फायदा नहीं एक्चुअली, है ना। चलिए दोस्तों, फिर लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद।